हेलो व्यूअर्स, आपका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और ये वीडियो हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश 2021 के लिए बना रहे हैं। और ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने जब आपको ड्यूटी रिसीव होगी पीठासीन की और उससे लेकर के और मतदेय स्थल तक पहुंचने तक आपको क्या क्या कार्य करने हैं, किस किस तरह से आपको अपने पार्टी से मिलना है, फिर किस तरह से मतदान सामग्री लेनी है, इन सब के बारे में डिटेल में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। और अब मतदेय स्थल पर पहुंचकर क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी हैं, यहाँ से हम इस वीडियो में देखेंगे। और मैं थोड़ी सी बातें बता दूं आपको, दोबारा से आपको रिवाइज़ हो जाएगा थोड़ा सा, कि जब आपने वहाँ से मतदान सामग्री लेनी है तो आपने कुछ चीज़ों को ऊपर विशेष ध्यान रखना है कि जितने पदों का चुनाव हो रहा है, चाहे वो प्रधान ग्राम पंचायत हो, चाहे वो सदस्य ग्राम पंचायत हो, चाहे वो सदस्य क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वो सदस्य जिला पंचायत हो, जितने भी, और सदस्य क्षेत्र पंचायत में ये अगर वार्ड हैं, सदस्य जिला पंचायत में अगर वार्ड हैं, बस वैसे मुश्किल होता है इसमें, लेकिन जो सदस्य ग्राम पंचायत है इसमें वार्ड्स मिलेंगे आपको। और ये भी हो सकता है कि ना निर्विरोध चुन लिया गया हो, तो हो सकता है कि किसी वार्ड के लिए वोटिंग हो ही ना रही हो। तो वो सिचुएशंस जैसी भी हैं, आप उनके प्रत्याशियों की सूची अवश्य ले लें, क्योंकि प्रत्याशियों की सूची मिलने से आपको उसमें ये भी चीज़ें मिल जाएंगी कि वार्ड क्रमांक क्या डालना है, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक जो सुभिन्नक मोहर पे पड़ते हैं, वो चीज़ें भी उसमें से मिल जाती हैं। साथ ही साथ कितने मतपत्र में कितने चिन्ह होने चाहिए, कौन कौन सा चिन्ह होना चाहिए, ये चीज़ें भी उससे क्लियर हो जाती हैं। और कोई मतपत्र गलत तो नहीं है, फटा सही है, नहीं फटा है, ये सब चीज़ें भी उससे क्लियर हो जाती हैं। तो ये प्रत्याशियों की सूची जो है वो ज़रूर ले लें और उससे मतपत्रों का मिलान कर लें। ये भी देख लें कि टोटल संख्या जो है आपके मतपत्रों की, वो जो आपको बूथ जिस पे जितने टोटल वोटर हैं उनसे कम नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। आप मान के चलें पोलिंग बहुत ज़्यादा होती है तो मतपत्रों की पर्याप्त संख्या में ज़रूरत पड़ती है। अगर 500 वोटर है तो 500 से कम मतपत्र नहीं होने चाहिए आपके पास। वैसे तो 20-25 ज़्यादा ही होने चाहिए, टेंडर वोट पड़े या कुछ पड़े इस हिसाब से। तो अब हालांकि नहीं पड़वाना चाहिए टेंडर वोट, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग व्यवहारिकता वाली बातें हैं, लेकिन नियमानुसार यही होना चाहिए, जितने वोट हैं उससे 10-20 ज़्यादा वोट मतपत्र मिलने चाहिए आपको। तो ये चीज़ें ज़रूर देख लें उसमें। और वार्ड कौन कौन सा दे रहा है तो ये आपको तभी पता लगेगा जब सदस्य ग्राम पंचायत के आप प्रत्याशियों की सूची लेंगे। उस पर पड़ा होगा कि जैसे वार्ड मान लिया 5, 6, 7, 8 है, तो वार्ड 5 से 2 प्रत्याशी हैं, वार्ड 6 से 3 प्रत्याशी हैं, वार्ड 7 से फिर 5 प्रत्याशी हैं, तो 6, 7 उनके लिए सबके लिए अलग अलग मतपत्र मिलेंगे आपको। और चुनाव चिन्ह जो हैं वो ऑर्डर में एक ही जैसे रहते हैं। अब सदस्य ग्राम पंचायत में अगर वार्ड 5 में 2 लोग खड़े हैं और वार्ड 6 में 2 लोग खड़े हैं, तो वार्ड 5 में भी शुरुआत के 2 चुनाव चिन्ह वही रहेंगे और वार्ड 6 में भी शुरुआत के 2 चुनाव चिन्ह वही रहेंगे। तो फ़र्क कैसे होगा? फ़र्क वैसे होगा कि पीछे जो मोहर लगी है उसके ऊपर वार्ड क्रमांक क्या पड़ा हुआ है। तो मतपत्र जो है वो किस तरह से देने हैं, किस वार्ड के लिए कितने हैं, मतदाता सूची में उस वार्ड में उतने वोटर हैं तो उतने ही मतपत्र आपको मिले हैं, उससे कम तो नहीं मिले। ये सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल भली भांति चेक करके तभी आप वहाँ से चलें। साथ ही साथ धातु की सील और एरो क्रॉस सील, अमिट स्याही जो लगाई जाती है उंगली पे, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आप वहाँ पे बूथ पे पहुँच के अगर नहीं है आपके पास तो आप इनकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। बाकी चीज़ें तो एडजस्टेबल हैं, प्रपत्र कम है कोई तो वो सेक्टर मजिस्ट्रेट से अगले दिन ले सकते हैं या कुछ वो चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये इन चीज़ों में जो है कोई इसमें वो गुंजाइश नहीं रहती है। तो ठीक है, अब हम जब पहुँच जाते हैं मतदेय स्थल तक तो क्या क्या चीज़ें देखनी हैं, हमें क्या क्या चीज़ करनी है, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, डिफरेंट जो पद हैं उनके लिए जो मतपत्र हैं उसकी गड्डियाँ उससे मिल गई हैं। मतपत्रों की संख्या मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं की संख्या से कम नहीं है और उनके जो क्रमांक हैं वो दिए गए विवरणों से मेल खाते हैं। मतलब जिस क्रमांक से लेकर के जिस क्रमांक तक की आपको गड्डियाँ दी गई हैं, जितने मतपत्र दिए गए हैं, उतने ही क्रमांक के मतपत्र आपके पास होने चाहिए। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो ARO से तुरंत कंफर्म करें। वो नहीं सुन रहे हैं तो आप सेक्टर मजिस्ट्रेट से बताएं, लेकिन सबके कान में डाल दें कि हमें जो है ये चीज़ गलत मिली है, ताकि बाद में जब कभी कोई गड़बड़ हो तो ये लोग इस बात को समझें कि हाँ ऐसा सही था, आपने चेक कर लिया था। इसके बाद ये देख लें कि मतपत्रों की गड्डी के हर मतपत्र तथा उसके प्रतिपर्ण पर मुद्रित क्रमांक का मिलान करके देख लें कि वह एक ही है।
देखिए ये चीज़ तो हर मतपत्र के लिए बहुत मुश्किल है इस तरह का कर पाना। 500 मतपत्र हैं और 4 तरह के हैं, तो 5 को 20, 2000 मतपत्रों पे हर एक पे हम क्रमांक कहाँ तक मिलाएंगे। लेकिन इन जनरल गड्डी में 2-3 मतपत्र देख लें कि प्रतिपर्ण पे और जो उसका मतपत्र है उस पर सेम क्रमांक पड़ा होना चाहिए। तो वो वैसे होता है, इसमें कोई ज़्यादा वैसी बड़ी बात नहीं है। और ये देख लिया जाए कि प्रत्येक मतपत्र में चुनाव चिन्ह ठीक प्रकार से मुद्रित है। जब मोहर लगाई जाएगी तो उस केस में कभी नज़र पड़ जाए किसी की तो पड़ जाए, अदरवाइज़ एक एक पलट के देखने की ज़रूरत ऐसी नहीं है। इन जनरल आप उसको जैसे एकदम से खोलते हैं ना किसी किताब को, एकदम से किनारे से पूरे पेज एकदम से पलटते चले जाते हैं, उस तरह से खोल के देख लें कि कहीं पर कोई मतपत्र ऐसा दिखता है आपको तो उसको आप चेंज करवा लें। क्रमांक ठीक से मेल न खाने या किसी मतपत्र से चुनाव चिन्ह के ठीक से न मुद्रित होने की दशा में ऐसे मतपत्र के ऊपर क्रॉस खींचकर उसे रद्द कर दिया जाए और उस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाए। तो ये तो ठीक है कि अगर आपको कोई रद्द करना पड़े, वैसे आप इस सिचुएशन इस तरह संभालें कि रद्द नहीं करना पड़े तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। अब देखिए शाम को जब आप पहुँचेंगे अपने बूथ पे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वहाँ पे वोटिंग कंपार्टमेंट बना हुआ है कि नहीं। कम से कम 4 कुर्सियाँ, 2 में 3 मेज होनी चाहिए, एक आपके लिए, एक PO1 के लिए, एक PO2 के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये व्यवस्था होनी चाहिए आपको। और उसके बाद जो है ये भी देख लेना चाहिए कि रस्सियाँ बंधी हों ताकि लाइन को कंट्रोल किया जा सके। अब आप जा कर के महिला पुरुष वगैरह ये सब चिट चिपका दें, दफ्ती पे चिपका के और सुतली से टांग दें। और एक वोटर लिस्ट आपको प्रदर्शित करनी पड़ती है बाहर। लिखा तो ये होता है बुकलेट्स में कि चिपका दें, लेकिन चिपका नहीं सकते उसे क्योंकि दोनों तरफ उसके प्रिंट होते हैं, तो इसलिए चिपकाने पर एक तरफ का छुप जाएगा। तो इसलिए क्या करें, सूजे से उसमें छेद करें और सुतली एक बांध के और ये कोशिश करें कहीं पर लटका दें। को जिन बांस से आपका रस्सियाँ बंधी होती हैं उन्हीं बांस पे जो है वो उसको एक साइड में लटका दें, चाहे ताकि अगले दिन ये सुतली से बांध लें, लटकाएं अगले दिन, क्योंकि रात में फिर कोई ले जा सकता है वहाँ से तो प्रॉब्लम होगी। तो उसको सुबह जो है वहाँ पे लटका दें, जा करके व्यवस्था करके रख लें, नहीं तो सुबह सूजा वूजा ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो फिर बहुत टाइम कंज्यूम कर लेती हैं और झुंझलाहट अलग बढ़ती है। इसके बाद आने का रास्ता, जाने का रास्ता, 2 कमरे हैं और इस तरह से मतलब जो व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे कुर्सी मेज और इस तरह की, इसके लिए मैं आपको परिशिष्ट भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको व्यवस्था करनी होती है। देखिए ये परिशिष्ट 1 है, 4 स्थानों या पदों के निर्वाचन की स्थिति में पंचायत निर्वाचन मतदान स्थल की आंतरिक व्यवस्था। देखिए ये जो यहाँ पे दिया है ये तब के लिए है जब 5 टीम में मेंबर होते, लेकिन इस बार 4 ही दिए जा रहे हैं। तो इस वजह से 5 अगर मेंबर होते तो ये वोटर जो है यहाँ से आता और यहाँ से आने के बाद जो है वो PO1 पे जाता, PO1 से फिर PO2 पे जाता है और PO2 से 2 मतपत्र लेकर के उन पे मत दे करके फिर पहले बैलेट बॉक्स में डालता है। फिर वो PO3 के पास जाता है, वहाँ से 2 बैलेट पेपर लेकर के वोट डालेगा और फिर उसके बाद जो है दूसरी मतपेटी में उनको डालेगा। फिर वो पीठासीन अधिकारी के सामने से होकर के गुजर जाएगा। लेकिन इस बार ये है कि 4 पद तो 4 हैं, लेकिन टीम में 4 ही मेंबर हैं, तो इस टाइम पे हमको परिशिष्ट 1 का की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये देखिए ये परिशिष्ट 1 का है, 2 पदों के निर्वाचन की स्थिति में यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसे इस बार 4 के लिए यूज़ करेंगे। इसमें मतदाता आएगा, PO1 पे जाएगा, PO1 से फिर PO2 पे जाएगा, वो इसे सीधे 4 बैलेट पेपर इशू करेगा। इसका काम बहुत ज़्यादा लंबा है। 4 बैलेट पेपर इशू करने के बाद फिर वो चारों के पक्ष में जो भी मतदान करने करेगा, फिर उसे जो है वो बैलेट बॉक्स में डालेगा, PO3 के सामने से फिर वो होता हुआ पीठासीन अधिकारी के सामने से गुजर जाएगा। तो ये इस तरह की व्यवस्था जो है, इसके लिए जितनी कुर्सी चाहिए, देखिए 2 कुर्सियाँ तो इनके लिए चाहिए, 2 मेज़ें चाहिए इनके लिए, PO2 के लिए थोड़ी बड़ी मेज भी चाहिए होगी, 4 तरह के बैलेट पेपर रखेगा, इसके लिए कुर्सी चाहिए होगी, पीठासीन अधिकारी के लिए कुर्सी और प्रपत्र वगैरह रखने के लिए मेज चाहिए होगी। साइड में पीछे मतपत्र जो बचे हुए हैं तो ज़मीन पर रखे जा सकते हैं, खैर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम इतना फर्नीचर होना चाहिए और जहाँ पर मतदान कक्ष है वहाँ पे रोशनी की व्यवस्था हो या फिर और चादर लगी हो, डंडे लगे हों, ये सब चीज़ें जो है अगर नहीं हैं तो गांव में जो BLO या जो भी है उनसे कह करके आप जो है वो ये चीज़ें व्यवस्था जो है पूरी करा लें। देखिए अब जब आपने बूथ पर पहुंचकर और सारी व्यवस्थाएं देख ली हैं, सब कुछ चेक कर लिया है, अब इसके बाद आप हाथ मुँह धो करके थोड़ा रिलैक्स करें और इसके बाद अगर आपका थोड़ा सा काम रह गया है कि मोहर लगानी है या उस पर एंट्री करनी है मतपत्रों पे, तो वो काम आप PO2 और PO3 को दे दें और आप और PO1 मिल कर के जो है वो लिफाफे तैयार करना शुरू करें। लिफाफों पर देखिए हो सकता है आपको अन्य कामों में लेट हो जाए, आपकी बस लेट पहुंचे या कुछ हो, तो उसमें सरलता के लिए आप जो है मैंने आपको PDF अवेलेबल कराने की कोशिश की है। जो लिफाफों के ऊपर चिट लगाई जाती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है
उसको एक तरह से आपको PDF की फॉर्म में देने की कोशिश करी है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जैसे सांविधिक लिफाफों के लिए है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का लिफाफा, और इसमें छोटा लिफाफा बनेगा 9x11 का, और 9 इंच लंबा, 11 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा, और विकास खंड मध्य स्थल का नाम व क्रमांक, ग्राम पंचायत, फिर पीठासीन अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर। तो ये चीज़ जो है वो आपको वैसे तो हर लिफाफे पे जो है लिखनी है ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास टाइम है तो आप पेन से लिख दीजिए, नहीं तो आप ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, और आप इसको डाउनलोड कर लें PDF, इसका प्रिंट निकाल लें, और ये छोटी छोटी स्लिप्स जो हैं वो काट के और तुरंत लिफाफे पे चिपका दें। अगर आपके पास टाइम कम है तो उस केस में जो है वो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपूर्ण रखने के लिए फिर वो ग्राम पंचायत के लिए हो गए आपके जो है वो, अब ये बाकी 3 पदों के लिए भी बनेगा। जैसे ग्राम पंचायत सदस्य के लिए बन गया, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए बन गया, और जिला पंचायत सदस्य के लिए बन गया। उसके बाद उपयोग में न लाए गए लेकिन हस्ताक्षरित हैं ऐसे मतपत्र रखने के लिए, तो फिर वो 4 तरह के बन जाएंगे उसी तरह से। तो सबकी जो है वो स्लिप आपको जो है यहाँ पे देखिए, सारे लिफाफे जो सांविधिक होते हैं उनकी स्लिप्स आपको यहाँ पे मौजूद हैं, ये मिल जाएंगी। आप इस PDF को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें, और उस केस में जो है वो इसका प्रिंट निकाल के रखें। टाइम कम है तो आप इसे चिपका सकते हैं। ऐसे ही देखिए असंवैधिक लिफाफे जितने हैं उनकी स्लिप्स भी यहाँ पे आपको दिख रही है। जैसे आपत्तिकृत मतों की सूची, नेत्रहीन अशक्त की सूची, निर्वाचकों की आयु की घोषणा, रसीद बही वगैरह, ये इसके लिफाफे। तो ये सारे लिफाफों के जो हैं वो सारे जो आपके चिट हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें और इनको उस पर चिपका सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप वहाँ पर इसको पेन से लिखें, और जिन लिफाफों को सांविधिक लिफाफों को सील करना होता है उन्हें 3 तरफ से आप सील कर लें। लाख और मोमबत्ती का यूज़ करें, लाख का 1 पैकेट और मोमबत्ती के 2 पैकेट एक्स्ट्रा भी ले जाएं। और साथ ही साथ जो है वो सामान कटर होता है, ब्लेड कभी कभी नहीं निकलती है, कटर पेंसिल छीलने के लिए हो गया, या ब्लेड ही रख लें, वो रस्सी को काटने के लिए इस्तेमाल होती है। हालांकि ये चीज़ें वहाँ भी मिल जाएंगे, आप पुशर से काट सकते हैं, चाकू की तरह उसका यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सामान, स्केच पेन नहीं निकलते हैं पीठासीन के थैले में, तो स्केच पेन साथ में रख लें आप थोड़े, ताकि लिफाफों पे लिखने के लिए काम आएगा। ये सारे लिफाफे जो हैं आप प्रिपेयर कर दें। लिफाफों के बारे में हम डिटेल में आगे भी बताएंगे आपको। अभी बहरहाल आप चिट के बारे में है, वो चिट आप शाम को चिपका लें, और इनमें देखिए विकास खंड का नाम भर लें, क्योंकि अब आपको पता लग चुका है। मध्य स्थल का क्रमांक और नाम, ये सब आप भर सकते हैं, और सील करके अब ये इतना काम कर लिया आपने। मतपत्र पे हस्ताक्षर भी कर लें, क्योंकि अगले दिन आपको टाइम नहीं मिलेगा, पक्की बात है, ठीक है ना। मतपत्र ऐसा नहीं है, हालांकि नियम तो यही है कि सुबह साइन करें आप, क्योंकि ज़्यादा कहीं कोई बूथ कैप्चरिंग जैसी घटना होगी तो उस केस में साइन वाले मतपत्र की ही वैल्यू होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसी सिचुएशन नहीं आती है, और वो लोग भी जानते हैं, वोटर भी जानता है, अगर वो उन्होंने मतपत्र कुछ लूटने की कोशिश करी या कुछ करा तो रिपोल हो जाएगा, कोई इसका फ़ायदा नहीं है। वो अति संवेदनशील अगर बूथ है तो उस केस में आपको जो है वो इस तरह के ख्याल करना चाहिए। अदरवाइज़ आप साइन कर दें। तो 400 मतपत्र हैं, 500 वोटिंग है तो 300 पे कर लें, मतलब 70% पे आप साइन करके रख लें, तो वो सुबह का काम आपका हल्का हो जाता है। इसके बाद आप जो है वो रात में सो जाएं टाइम पे, 9-10 बजे आप 10-11 बजे तक सो जाएं, और सुबह जो है वो देखिए 3-3:30 बजे उठने की कोशिश करिए। क्योंकि ऐसा होता है कि मैं बता दूं आपको कि जो फोर्स रुकती है साथ में, तो फोर्स के लोग जो हैं बड़ा परफेक्ट होते हैं। उनका शेड्यूल, क्योंकि उन्हें इधर उधर भागना रहता है सुबह, तो इसलिए वो उनकी रूटीन में होता है कि वो बहुत जल्दी उठ करके फ्रेश नहा धो लेते हैं। अप डाउन भी करते हैं कई लोग उनमें, तो इस वजह से भी जो है वो उनके अंदर ये एबिलिटी होती है, एक खासियत होती है कि वो जल्दी फ्रेश हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए, अगर आप 4:30 बजे के बाद उठे तो आप फिर फ्रेश होने में और नहाने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको, सब लंबी लंबी लाइन लगी होंगी। अगर आपके मतलब मध्य स्थल पर जो मतदान केंद्र है उस पर एक ही मध्य स्थल है, तब तो ठीक है, 7-8 लोग होंगे वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होने की। लेकिन अगर मान लिया सपोज़ करिए कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पर 4 बूथ हैं, तो फिर 32-35 लोग तक हो जाएंगे, और उस केस में फिर आप अगर 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे उठते हैं, तो फिर आपको नहाने धोने में दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे की सिचुएशन में आप 3:30 बजे, 3:15 बजे उठ करके, चाहे भले ही फ्रेश ना हो पाइए लेकिन नहा ज़रूर लीजिए। फ्रेश तो फिर 6-5-7 बजे भी टाइम मिल जाएगा आपको, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये मतलब इस तरह का ध्यान रखिए। अब जैसे ही आपको 5:45 बजता है, आप अपने कमरे की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल उस हिसाब से कर लें जिस हिसाब से वोटिंग होनी है।
क्योंकि अभी तक आप सो रहे थे, लेटे बैठे थे कमरे में, तो उस हिसाब से बिस्तर होंगे, उनको सबको एक किनारे कर दीजिए। और PO1 की चेयर टेबल, PO2 की चेयर टेबल, PO3 की चेयर और वोटिंग कंपार्टमेंट, ये सब बिल्कुल मैनेज कर लीजिए। अपनी टेबल और चेयर लगा लीजिए यथास्थान जो भी है जिस तरह से। तो किस तरह से ये व्यवस्था करनी है मैंने आपको अभी वीडियो में बताया था, परिशिष्ट 1 के हिसाब से करनी है। तो उस तरह से सारी टेबल चेयर्स फिट कर लीजिए। PO1 से कह दीजिए अपनी मतदाता सूची की एक प्रति निकाल ले वो, और लाल नीली पेंसिल निकाल करके उसको कटर से या रबड़ पेंसिल से वो ब्लेड से छील ले। ये सब काम एक दिन पहले भी किया जा सकता है। और एक मतदाता सूची जिसमें आपने वो एक दिन पहले ही सूजे से और सुतली डाल के रखी है, उसको जो है बाहर किसी बांस पे या खिड़की पे जो है उसे बंधवा दीजिए। साथ ही साथ PO2 जो है वो नहीं, साथ ही साथ PO1 जो है वो इंक की शीशी भी लेकर बैठ जाए, जो उंगली पे वो लगाएगा। PO2 जो है वो चारों तरह के मतपत्र एक गड्डी उसे दे दीजिए, और जो गड्डी आप दें उसे उसकी एक कागज़ पे एंट्री कर लीजिएगा। मैं बता दूंगा अभी कागज़ पे एंट्री कैसे करेंगे, तो जिससे कि आपको बाद में कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद जो है वो PO3 को आप पुशर दे दीजिए। PO2 के पास 2 स्टैम्प पैड रखवा दीजिए कि थंब लगाने के लिए। PO3 को जो है 2 एरो क्रॉस सील दे दीजिए, और क्या बोलते हैं स्टैम्प पैड दे दीजिए, ताकि वो इस स्टैम्प लगा करके उस पर इंक लगा करके देता रहे एरो क्रॉस सील, ताकि वोटर जो है वो वोट कर सके। अगर आपके बूथ पे ज़्यादा वोटिंग है तो आप 2 वोटिंग कंपार्टमेंट बनवा सकते हैं, ताकि वोट देने में दिक्कत ना हो ज़्यादा। क्योंकि ऐसा होता है कि मतपत्र फाड़ने में PO2 को दिक्कत होती है, वो एक टाइम अलग लगता है, करीब 3-4 मिनट लग जाते हैं और 2-3 मिनट लग जाते हैं। और फिर उसके बाद वोट देने में भी 4 बैलेट पेपर मतदाता खोलेगा, फिर उसमें निशान लगाएगा चारों में, फिर चारों लपेटेगा, फिर जाके वोट डालेगा, तो उसमें भी 2 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो एक वोट देने में लगभग 4 से 5 मिनट लग जाता है। तो इस वजह से जो है वो ये समस्या, अगर ज़्यादा वोटर हैं 500 से ज़्यादा, तो ये प्रॉब्लम आने वाली है फिर। तो इसके लिए आप 2 वोटिंग कंपार्टमेंट बना लें और 2 एरो क्रॉस सील यूज़ करें इसके लिए, तो उस केस में जो है वो थोड़ा फास्ट काम हो पाएगा। तो ये सारी जो है व्यवस्थाएं आप 5:45 से 6-7 के बीच में कर लें। अब 6 बजे से आपके पास जो है वो एजेंट आने लगेंगे। उनसे आप अगर एक दिन पहले वो आए हों आपके पास मिलने के लिए, तो आप उनसे कह दें कि सुबह भाई 6 बजे आ जाना है। और 6 बजे जैसे ही वो आएगा तो आपसे वो मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र मांगेगा। तो आप उसको ब्लैंक फॉर्मेट जो आपको दिए गए हैं, मैं बता देता हूँ आपको किस तरह के होते हैं। देखिए ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र का प्रारूप। ये आपको जो है वो पीठासीन के थैले में प्रपत्र की पूरी एक बंडल मिलता है, उसमें रखा रहता है। 20-25 होते हैं लगभग। तो इसमें आप उससे जो है कहेंगे कि तुम जो है वो इतना जो है अपने प्रत्याशी से भरवा लाओ। इसमें क्या होगा, देखिए वार्ड क्रमांक और वगैरह वगैरह ये सब वो भरेंगे, ना भरें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे जो है वो प्रत्याशी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, और जो एजेंट है उसका नाम जो है वो यहाँ आ जाएगा। पोलिंग बूथ नंबर और नेम यहाँ पे आ जाएगा, और प्रत्याशी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये निर्वाचन अभिकर्ता क्या होता है, क्योंकि मतदान अभिकर्ता तो हमें पता है जो बूथ पे एजेंट बनेगा। निर्वाचन अभिकर्ता क्या होगा, तो एक्चुअली पोल डे पे जो प्रत्याशी हैं वो कुछ निर्वाचन अभिकर्ता भी बना देते हैं, जिनके पास साइनिंग अथॉरिटी होती है वही जो प्रत्याशी की होती है। मतलब वैसे तो एजेंट प्रत्याशी ने बनाना है, लेकिन उस दिन के लिए इनके पास भी ये पावर होती है कि अगर ये अपने साइन करके भेज दें तो भी वो एजेंट बनाया जाएगा। तो ये जो है अगर निर्वाचन अभिकर्ता साइन कर दे या प्रत्याशी साइन कर दे, तो उस केस में जो है वो आप ये फॉर्म भरा के लाएगा वो, और उसके बाद उससे आप जो है यहाँ पर साइन करवा लें, खुद अपने साइन कर दें, क्योंकि ये घोषणा जो है उसको समझाई जाएगी। और उसके बाद जो है वो स्थान और दिनांक ये सब डाल दें इसमें। अब 6 बजे जो है वो मान लिया सपोज 7-8 आपके पास एजेंट आए और ये पत्र मांग ले गए, आप उनसे कह दें कि भाई 2 फ़ोटो लेकर के आना। एक फ़ोटो जो है इस पर लग जाएगी, इस फॉर्म पे लग जाएगी, और एक फ़ोटो जो है वो उनके आईडी पे लग जाएगी। आईडी भी आपको मिली होंगी कई सारी, तो उनके ऊपर बूथ नंबर वगैरह ये सब एक दिन पहले ही करके लिख लीजिएगा, ताकि आपको उस दिन को टाइम ना लगे ज़्यादा। क्योंकि इन कामों में जो है वो देर लगती है, तो फिर दिमाग उलझ जाता है और फिर काम गड़बड़ होने लगते हैं। तो ये लोग जो हैं जब ये फॉर्मेट ले आएंगे, इनसे कह दीजिए 6:30 तक ज़रूर पहुंच जाएं, अदरवाइज़ मतपेटी सील कर दी जाएगी। 6:40 तक जितने भी आपके 20 मिनट पहले तक एजेंट आ जाएं, तो आप उनसे कागज़ में जो है वो इस तरह से, जैसे मैंने ये लिखा था, उनका नाम जो है वो किस प्रत्याशी के वो एजेंट हैं और किस प्रत्याशी किस पद के लिए खड़ा हुआ है, तो ये चीज़ जो है वो एंट्री कर लें जितने भी आ जाएँ। तो क्योंकि इनकी जो है वो एक शॉर्ट में सूचना पीठासीन की डायरी में भरी जाती है, तो इसलिए ये काम आप ज़रूर कर लें।
और फॉर्म भले ही रख लें, आईडी बाद में बनाएं अगर देर हो रही है आपको, उनके फॉर्म रख लें, आइडेंटिटी कह रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड जो है वो बाद में बना दें। 6:40 पे आप मतपेटी सील करने की कार्रवाई ज़रूर शुरू कर दें। तो आइए अब देखते हैं मतपेटी को खोला और बंद कैसे किया जाता है, उसके बाद फिर हम सील करने की कार्रवाई देखेंगे। तो मतपेटी को खोलते और बंद कैसे करते हैं, इसके लिए मतपेटी की संरचना का जानकारी होना आपको आवश्यक है। देखिए मतपेटी के ऊपर क्या क्या दिखता है वो मैंने दिखा रखा है यहाँ पे। ये एक होल होता है और इस होल के अंदर थोड़ा सा एक नॉच टाइप का लगा होता है, एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसको कि हम जो है बीच वाली उंगली डाल करके और उसको जो है इस तरफ खींचते हैं। जब इस तरफ खींचते हैं तो ये जो एक मुठिया होती है, दरार नियंत्रक मुठिया इसे कहते हैं, ये मुठिया जो है वो उसको घुमाया जा सकता है अंगूठे और उंगली की हेल्प से। जिस तरह ताले में चाबी घुमाते हैं उस तरह से इसको ये जो है घुमाया जा सकता है। तो जब ये नैच दबा रहेगा एक हाथ से उंगली से और तब दूसरे हाथ से जो है आप इसे घुमाएंगे। और इसमें देखिए रूल क्या होता है, अगर आपने एक पूरा और चौथाई चक्कर घुमा दिया, जिस ओर घूमेगा उसी ओर घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने ट्रेनिंग में सीखा भी होगा। तो अगर एक पूरा और चौथाई और चक्कर घुमा दिया, एक सही 1/4 चक्कर घुमा दिया आपने, तो मतपेटी इस केस में खुल जाती है, लेकिन मतपत्र डालने का स्थान जो है आधा खुलता है। इस केस में ढक्कन उसका खुल जाएगा, मतलब आप उसे चेक करा सकते हैं। ये एजेंट को दिखाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल करा जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, अगर आपने चौथाई चक्कर, यही जो एक्स्ट्रा चौथाई चक्कर था, ये वापस घुमा दिया, तो उस केस में मतपेटी का ढक्कन बंद हो जाता है केवल, और ये जो मतपत्र डालने का स्थान है पूरा खुल जाता है। इस केस में आप वोटिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। ये वोटिंग स्टार्ट जब होगी तब उस केस में ऐसे करना पड़ेगा। और जब शाम को वोटिंग क्लोज होगी तो उस केस में क्या होगा, जो बचा हुआ पूरा चक्कर था, एक 1/4 चक्कर तो आपने वापस घुमा दिया, अब जो एक पूरा चक्कर है अगर उसे भी घुमा दें तो फिर वो मतपत्र डालने का स्थान भी पूरा सील हो जाता है। और उस केस में मतपेटी बंद की बंद ही रहेगी, लेकिन साथ ही साथ अब मतपत्र डालने का स्थान भी बंद हो जाएगा और इस टाइम पे वोटिंग क्लोज हो जाएगी। अब ये अगर मान लीजिए सपोज करिए मतपेटी आपको खोलनी है तो फिर से वही जो है होल के अंदर से उंगली डाल के और फिर नैच खींचना पड़ेगा। तो वो चीज़ अब यहाँ पे पेपर सील आपने लगा दी होगी, तो वो बिना पेपर सील फाड़े ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है वो ये प्रोसेस है मतपेटी को बंद करना खोलना, ये किस तरह से किया जाता है। फिज़िकल ट्रेनिंग आपने ली होगी तो इसको ध्यान से देखा भी होगा। मैं यहाँ पे हल्का एक रिवाइज़ करने के पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, जब 20 मिनट पहले जब एजेंट आ जाएँ, आप सारे काम छोड़ दें, क्योंकि ये काम जो है वो बहुत ज़रूरी है। एजेंट बनाने का काम वगैरह ये सब बाद में होता रहेगा, लेकिन ये काम आप तुरंत शुरू कर दें। इसमें देखिए 20 मिनट पहले जो है बैलेट बॉक्स को खोलकर निरीक्षण करा दें, मतलब एक सही 1/4 चक्कर घुमा करके ढक्कन खोलें और उसको निरीक्षण करवा दें। इसके बाद क्या है कि पेपर सील के प्रिंटेड भाग पर अपने तथा प्लेन भाग पर एजेंट के साइन करें। पेपर सील जो होती है इस तरह की होती है और उसको एक तरफ से देखेंगे तो वहाँ पे प्रिंटेड होता है, थोड़ी डिज़ाइन बनी होती है, बीच में भारत निर्वाचन आयोग या इस तरह से कुछ लिखा होता है, और दूसरा इसका बैक साइड जब देखेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक होता है। तो यहाँ पर जो जहाँ पे निशान बना है वो निर्वाचन आयोग का, वहाँ पे आप पीठासीन के साइन होंगे और पीछे ब्लैंक पे जितने एजेंट अवेलेबल हैं सबके साइन करवा दें आप, ताकि ये पता रहे उनको कि हाँ काउंटिंग के टाइम पे कि इस तरह से ये था। अब आप ये देखिए कि जो होल था वो होल जो है अंदर से अब आपको दिख रहा होगा, इस होल के अगल बगल में S1 S2 2 स्लॉट्स जो हैं इसके नज़दीक होते हैं और S3 S4 2 स्लॉट्स इसके किनारे होते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, जो सर्कल के पास वाले स्लॉट्स हैं इनमें आप जो है वो सील डालेंगे। यहाँ से आप एंटर कराना शुरू करेंगे अंदर की तरफ और यहाँ से वो निकलेगी और ये यहाँ से गुजर के यहाँ से बाहर निकल आएगी। यहाँ से वो अंदर जा रही है, ये सामने है, फिर यहाँ से वो बाहर निकल आ रही है। और प्रिंटेड पार्ट नीचे की ओर रखेंगे ताकि बाहर से आपके साइन दिखाई दे, एजेंट के साइन वाला पार्ट अंदर रहेगा। पेपर सील का जो नंबर है वो आप नोट कर लें खुद भी और एजेंट्स को भी नोट करा दें, क्योंकि पत्र मुद्रा लेखा में इसका ज़रूरत पड़ेगी आपको। देखिए पीओ के साइन बाहर से दिखें और प्रिंटेड पार्ट नीचे रहे, इस केस में इस तरह से रखें। सील का नंबर नोट करें, एजेंट को भी नोट करा दें और पते की पर्ची जो है निकली होंगी आपके पीठासीन के थैले में, वो पर्ची जो है आप अंदर डाल दें। एक पर्ची 3 बनाएं, एक अंदर पड़ती है, एक सील पे पड़ती है और एक जब कपड़ा सील करते हैं मतपेटी को ऊपर लास्ट में तब वहाँ भी लगती है। 3 एक पेटी के लिए, 3 दूसरी पेटी के लिए, इस तरह से करीब 8 पर्चियाँ होती हैं, तो 6 यूज़ हो जाती हैं। अब क्या करते हैं, हार्ड बोर्ड का आपको थोड़ा सा कड़ा पेपर रख दिया रहता है पीठासीन के थैले में, उससे सील को मजबूत करें। कैसे मजबूत करेंगे, इतना टुकड़ा, इतने साइज़ का लगभग टुकड़ा फाड़ के और उसे भी जो है वो इन स्लॉट्स के बीच में घुसेड़ दें, ताकि ऊपर से उधर से उंगली अगर डाली जाए तो जल्दी से कागज़ फटे ना, नहीं तो केवल कागज़ रहेगा तो वो धोखे से भी फट सकता है। अब इसके बाद क्या करना है, जब ये सील के सिरों को S3 S4 से बाहर निकाल लें,
मतलब जो यहाँ पर आपको जो ये सील है, पेपर सील, अब ये S3 से अंदर ले जाके फिर बाहर ऐसे निकाल लें, और यहाँ S4 से अंदर ले जाके फिर ये बाहर ऐसे निकाल लें। यहाँ पर ला करके फिर गोंद से आप इसको चिपका दें। अब आपकी जो है पेपर सील जो है वो ढंग से लग चुकी है। तो ये देखिए, घुमा करके उसको गोंद से चिपका दें। अब मतपेटी के ढक्कन को बंद करें। अब मुठिया को 1/4 चक्कर, जो दूसरी मुठिया है वो घुमाएं। ध्यान रखें 1/4 चक्कर से ज़रा सा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1/4 चक्कर घुमाने पर टक की आवाज़ आती है, बस वहीं पर रुक जाएं, क्योंकि अगर ज़रा सा भी और घूम गया अंदर फिर मत नहीं पढ़ पाएंगे, आपको सील तोड़नी पड़ेगी, फिर क्षतिग्रस्त सील का भी विवरण देना पड़ेगा आपको। तो वो चीज़ जो है वो फिर आपके एक तरह से मतलब ध्यान से काम नहीं किया, इस चीज़ को दर्शाती है। अब दोनों मुठिया को जोड़कर एक होल होता है दोनों में, तो उसमें से तार, एक मुड़ा फ्लेक्सिबल वायर दिया जाता है, उसको दोनों में से गुजार के उसका एक हिस्सा, और उसको तार को जो है बांध देते हैं। अब जो है वोटिंग जो है आप स्टार्ट करवा सकते हैं। पेटी पर जो है मतपेटी का लेवल चिपका दें, 1/2 या 2/2 जो भी है, 1/2 ही रहेगी, 2/2 कहाँ से हो जाएगी, तो 1/2 इस पर चिपका दें, ताकि बाद में ध्यान रहे कि वोटिंग हमने इस पर शुरुआत की थी। तो ये प्रोसीजर था किस तरह से आपको मतपेटी सील करनी है। और ये सीलिंग करने के बाद अब इस मतपेटी को आप जो है वो PO3 के पास रख देंगे, और PO1 से कहेंगे कि अब आप वोट डलवाना स्टार्ट करें। पहले दूसरे वोट में आप थोड़ा सा उनके पास रहें, ताकि कोई अगर गलती हो रही है या कोई ऐसी चीज़ है जो उनके दिमाग से मिस हो रही है तो उसको आप करेक्ट कर सकें। और वोटिंग प्रोसेस किस तरह से होगा, अब आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए, पोलिंग प्रोसेस में क्या होता है, मतदाता सबसे पहले PO1 के पास आता है। वो एक पर्ची लाएगा जिसमें क्रमांक पड़ा होगा, उसे पर्ची से क्रमांक देखकर मतदाता सूची में नाम को ढूंढ लेगा और ज़ोर से बोलेगा। ज़ोर से बोलने का मतलब है कि ताकि एजेंट सुन लें और वो समझ जाएं कि हाँ भाई ये आदमी सही है या नहीं। अगर वो एजेंट कोई आपत्ति नहीं करता है और ID भी उसकी मैच कर रही है, तो उस केस में जो है उसके नाम को लाल या नीली पेंसिल से काटेगा। पुरुष है तो केवल एक लाइन खींच दे, महिला है तो लाइन खींच कर सही का निशान भी लगा दे। और उसके पास एक अलग कागज़ बनवा के आप रखवा लीजिएगा, जिस पे पुरुष पुरुष का एक कागज़ और एक महिला का कागज़, जिस पे आपके 1 से लेकर के करीब 400 नंबर तक लिखे हों। जैसे पुरुष है तो पुरुष वाले पेज में 1 को काट देगा इस तरह से, और अगर महिला है तो महिला में जो 1 है उसको काट देगा। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि मान लिया किसी भी टाइम पे आपने पूछा कि कितनी वोटिंग हो गई, तो वो उसे बार बार मतदाता सूची में नाम गिनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूछा जाता है कितने पुरुषों ने डाल लिया, कितनी महिलाओं ने डाल लिया। मान लिया सपोज़ वोटिंग लिस्ट में हम नाम गिन भी लें तो पुरुष महिला गिनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे पुरुष में जैसे मान लिया 9 लोग तक कट हो चुका है, महिला में मान लिया 5 लोग तक कट हो चुका है, तो मेल आपके 5 हो गए, मेल आपके 9 हो गए, फीमेल आपके जो है वो 5 हो गए, तो टोटल वोट यानी कि 14 पड़ गए, उसमें से पुरुष 9 है, महिला 5। तो किसी भी टाइम पे बिल्कुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है इन कागज़ों की हेल्प से मिल जाती है। तो इस तरह के कागज़ जो है PO1 एक प्रिपेयर करके रखे और उस पर साथ में काटता चला जाए। अगर कोई भूल जाए कहीं तो वो मैनेजेबल है, बाद में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि आइडिया इससे उसको लगता रहेगा, क्योंकि सेक्टर मजिस्ट्रेट हर 2 घंटे पे पूछेंगे और हर 2 घंटे का पीठासीन की डायरी में भी विवरण आता है। उसके बाद PO1 जो है मतदाता की उंगली में स्याही लगा दे। स्याही लगाने का रूल है कि बाएं हाथ की तर्जनी में और बाएं हाथ की तर्जनी में अगर नहीं है तो फिर उस तरह से बीच वाली उंगली और फिर किनारे तक चलता है, फिर लास्ट में अंगूठा। अगर वो भी नहीं है तो फिर दाएं हाथ पे आ जाइए, इसी तरह से चलेगा ऑर्डर। ये भी नहीं है तो बाएं पैर में, ये भी नहीं है तो दायां पैर, और अगर कुछ भी नहीं है तो उस केस में सहज द्रष्टव्य स्थान पे लगा दें। जैसे मान लिया सपोज़ करिए आपने माथे पे लगा दिया या कान पे लगा दिया, साइड में लगा दिया, जिससे दोबारा आए वोट डालने तो आप देख सकें उस चीज़ को। इतना सब करने के बाद देखिए PO2 के पास मतदाता जाएगा। PO2 जो है उसका क्रमांक जो है प्रतिपर्ण पे नोट करेगा और साथ ही साथ जो है हस्ताक्षर अंगूठा लगाएगा। इसमें भाग संख्या भी डालने को कहा जाता है, तो भाग संख्या पे आप बूथ संख्या ही डाल दें, वही सही काम करेगा। उसके बाद जब हस्ताक्षर चारों पे करा लेगा तो प्रतिपर्ण से मतपत्र को अलग करेगा और उसको मोड़ेगा। मोड़ने में देखिए ये नियम चलता है कि मैं बता दूं आपको, अगर बैलेट पेपर में एक ही रो में चुनाव चिन्ह है तो फिर वो बीच से ऐसे सीधे मुड़ जाएगा, बीच में से खड़े खड़े में ऐसे मुड़ा जाएगा, ताकि अगर मतदाता ने यहाँ पे ठप्पा लगाया और आपने बीच में आधे से मोड़ दिया, जैसे यहाँ पे अगर उसने निशान लगाया और आपने ऐसे में मोड़ दिया, तो ये निशान फिर तीसरे वाले पे भी चला जाएगा और मतपत्र बेकार हो जाएगा। तो बेटर ये है खड़े खड़े में मोड़ें, ताकि अगर मान लिया सपोज इस निशान की कॉपी बनती भी है गीली इंक होने की वजह से, तो वो बगल में आए ताकि वो उसी निशान पे रहे। अब अगर मान लिया सपोज करिए चुनाव चिन्ह जो है वो 2 रो में छपे हुए हैं, तो इस केस में क्या है, इस रो को पहले आधा मोड़ा जाएगा, यानी कि इस तरह से फोल्ड होगा,
ये रो फिर इस तरह से फोल्ड होगी जाके बीच से, और फिर उसको पूरा का पूरा इधर मोड़ा जाएगा। तो इस तरह से ये बैलेट पेपर को मोड़ करके फिर ये मतदाता को देगा। इसके बाद मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जा कर के वोट देगा, और उसके बाद उसी प्रकार मोड़कर बैलेट बॉक्स में डालेगा जहाँ PO3 रहेगा। PO3 का काम है कि ये देखना कि सारे के सारे जो है मतपत्र उसमें डाले जा रहे हैं। 3 मिले थे तो तीनों डाले इसने कि नहीं डाले। PO2 ये ज़रूर ध्यान रखे, 4 मिले हैं या जितने भी देने हैं सबको सारे दे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 3 दिए और एक देना भूल गया और वो मतदाता वही 3 डाल के चला आया। अगर बाद में मतदाता ने बोला जाके बाहर कि 3 ही में जो मुझे मिले, तो फिर ये लड़ाई का जड़ बन सकती है। आइए अब देख लेते हैं कि पोलिंग की समाप्ति पर जो है वो मतपेटी सील कैसे करी जाएगी, क्योंकि ये प्रोसीजर भी इसी टाइम देख लें तो ज़्यादा बेटर है। देखिए, सबसे पहले जो है वो तार खोलकर मुठिया को अलग किया जाएगा, और फिर मुठिया को एक चक्कर वापस घुमाएंगे, क्योंकि हमने शुरू में तो 1/4 चक्कर ही घुमाया था, और अब वापस बचा हुआ 1 चक्कर और घुमा देंगे हम उसके बाद। अब उसके बाद जो है वो सील बिना तोड़े मतपत्र नहीं पढ़ सकता, यानी कि वोटिंग क्लोज हो जाएगी। इसके बाद मुठिया को जो है वो दोबारा जोड़ेंगे और तार लगा देंगे। पते की पर्ची को तार में बांध करके सील कर देंगे, और डोरी को भी जो है बॉक्स के चारों ओर से घुमाकर तार पर ला करके और उसे भी दोबारा से सील कर देंगे। ये काम ना भी करें, तरह तरह से इसमें लोग करते हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। उसके बाद कपड़े को चढ़ा करके बोरी की तरह सुतली से गांठ बांध ले डोरी से, डोरी दी रहती है इसके लिए एक, और गांठ में जो है पते की पर्ची लगा करके इस तरह से सील कर दें। इसमें अब मतपत्र लेखा की सारी कॉपीज़ एक सील्ड जो है वो और बांधनी है बाद में, और फिर ये आपका जमा करने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसके बाद जो है वो कितने टोटल वोट पड़े हैं वो आप जो है नोट करवा देंगे उनको, जो एजेंट हैं, और इतने के बाद आप जो है वो वहाँ से फ्री हो जाएंगे शाम को। और वोट नोट कराने में मैं बता दूं आपको कि कभी भी PO1 से आप मतलब मत पूछें कितने वोट पड़े हैं, आप अपना काउंटिंग रखें, हिसाब किताब मैं बता दूंगा आपको अभी इसी वीडियो में किस तरह से करते हैं ये। आप लास्ट में देखें कि जैसे मान लिया प्रधान के लिए 735 मतपत्र पड़े, तो सारों के लिए 735 ही पढ़ने चाहिए। सदस्य ग्राम पंचायत में भी 735 पढ़ने चाहिए, सदस्य क्षेत्र पंचायत में 735 पढ़ने चाहिए, सदस्य जिला पंचायत में 735 पढ़ने चाहिए। इसमें हो सकता है सदस्य ग्राम पंचायत में किसी वार्ड में कोई ना खड़ा हो तो टोटलिंग अलग हो सकती है, वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन प्रधान के लिए और सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत, इनके लिए जो है मतपत्र सेम होने चाहिए। अब जैसे मान लिया सपोज़ करिए PO2 जो है वो एक मतपत्र देना किसी को भूल गया, कुछ दिक्कत हो गई, तो प्रधान को मान लिया सपोज़ करिए उसने एक कम हुआ, और सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य जिला पंचायत के 736 हैं और यहाँ पे 735 आ रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि 736 जो है लोग आए थे और कोई एक आदमी को जो है वो एक मतपत्र प्रधान का देना भूल गए। तो जो वहाँ पे टोटल पोलिंग हुई है वो 735 आप नहीं बताएंगे, वहाँ पे जो टोटल पोलिंग है वो आप 736 बताएंगे। वो एक जो है वो बाद में आप मैनेज कर लेंगे, उसके लिए कई व्यवहारिक तरीके हैं, वो आपको मालूम है। हम अलग से भी आपको एक वीडियो बना देंगे इस बात में कि ये की चीज़ें कैसे मैनेज करी जाती हैं। देखिए, अब जब वोटिंग स्टार्ट करवा दी है आपने और 1-2 वोट पड़वा दिए हैं, प्रोसीजर पूरा रनिंग में आ गया है, अब आप आराम से अपनी सीट पे बैठ जाएं और एजेंट्स को बुलवा लें अपने पास। और एजेंट्स को बुलवाने के बाद जो है वो उनके अगर आइडेंटिटी कार्ड बनाने को रह गए हैं वो बना दें, फ़ोटो वगैरह चिपका के उनसे कह दें कि लगा लो इसको अपने ऊपर। और साथ ही साथ जो है वो 3 प्रपत्र होते हैं जो एजेंटों से साइन कराए जाते हैं। पहला होता है जो जब मतपेटी सील करी जा रही उस टाइम पे भरा जाता है। दूसरा प्रपत्र होता है अनुवर्ती पेटी, यानी कि दोपहर में आप दूसरी मतपेटी सील करें तब भराया जाता है। और तीसरा जो है मतदान के अंत में जो है घोषणा होती है कि आपने मतपत्र लेखा वगैरह दे दिया उन्हें, इसकी एक एजेंट पे। तो ऐसा होता है कि सुबह तो एजेंट्स सारे रहते हैं, उनमें जोश रहता है, लेकिन धीरे धीरे एजेंट्स जो हैं कम होते चले जाते हैं और फाइनली 1-2 ही रह जाते हैं। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि आप यदि वो करना चाहें, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप तीनों प्रपत्रों पे एक साथ ही साइन करा लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से प्रपत्र हैं। देखिए, ये प्रपत्र है मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा, और इसमें जो है आप सबके जो हैं वो साइन करा लेंगे। इसमें सारे पे एक साथ बन जाएगा, सारे पदों के लिए सब पे टिक कर दें आप और सबके लिए बन जाएगा। इसमें प्रत्याशी का नाम जो है यहाँ पे आएगा और उसका अभिकर्ता का नाम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और क्या बोलते हैं, निम्नलिखित ने घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया, तो ये तो आप ऐसे नील करके काट देंगे इसको और यहाँ पे आप अपने साइन कर देंगे। पीठासीन के साइन यहाँ भी होंगे। एक तो ये प्रपत्र होता है। दूसरा प्रपत्र देखिए, ये प्रपत्र 26 होता है अनुवर्ती मतपेटी के प्रयोग के समय ये भरा जाता है। इसमें भी वही प्रत्याशी का नाम और उनके एजेंट के साइन होते हैं। तो ये भी आप जो है वो सुबह ही भरवा लें और ये आपका नील हो जाएगा, घोषणा पे हस्ताक्षर करने से इनकार किया, इसको भी आप सुबह ही भरवा लें। और साथ ही ये प्रपत्र 37 होता है
मतदान के अंत में घोषणा, ठीक है ना, कि मतपत्र लेखा के बाद जो है वो प्रमाणित प्रति आपने दे दी है, पोलिंग कंप्लीट हो गई है और इसमें भी आपके वही प्रत्याशी और अभिकर्ता। तो ये जो 3 तरह के टोटल प्रपत्र हैं, इन पर आप जो हैं वो सुबह ही साइन करा लें जब वोटिंग स्टार्ट हो जाए, उसके बाद कि हाँ भाई देखो इन पे साइन कर दो। तो वो कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं करते हैं, ना जब वो ज़्यादा पढ़ते हैं, वो बस एक तरह से थोड़ा सा खुश भी हो जाते हैं कि हमारे साइन हो रहे हैं यहाँ पे। तो सब पे इस पे साइन करा लें ताकि आपका दिन भर का काम जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अब आपने जो है वो वोटिंग भी स्टार्ट करा दी है, एजेंटों से भी काम आपका ख़त्म हो गया है। अब आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं और जो जो आपने मतपत्रों की गड्डी दी थी उसका एंट्री कैसे करनी है, कैसे कैसे बाद में देते रहना है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको। ये चीज़ देखिए बड़ी मतलब ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि मतपत्र लेखा और इन सब चीज़ों को बनाने में ये बड़ा काम आती है और तुरंत आप इससे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। मैं जिस तरह से करता हूँ वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। देखिए इस तरह से आप एक कागज़ पे बैलेट पेपर के बारे में लिख लीजिए, जैसे ग्राम प्रधान के आपको क्रमांक इतने से इतने तक 100, इतने से इतने तक 100, इतने से इतने तक 100, इस तरह की ये गड्डियाँ मिली हैं। इस गड्डियों वाइज लिख दीजिए, जैसे 766 मतपत्र हम मेरे को मिले। अब जैसे आपने पहली गड्डी पहले PO2 को दी, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इसके आगे दे दिए मैंने। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए और वो आपको दे, तो आप यहाँ पे इसके आगे लिख दीजिए प्रतिपूर्ण ले लिए, और दूसरी गड्डी के आगे दे दीजिए और उसके आगे लिख दीजिए दे दिए। ऐसी जब वो ख़त्म हो जाए तो उसमें आप प्रतिपूर्ण उससे ले लो, इस पर टिक करो और अगली गड्डी के आगे दे दिए लिख दो। इस तरह से करते रहिए और प्रतिपूर्ण लेकर के उसको लिफाफे में रखते रहिए। जो जिसका लिफाफा है, ग्राम प्रधान का अलग, क्षेत्र पंचायत का अलग, जिला पंचायत का अलग और सदस्य ग्राम पंचायत का अलग लिफाफे, 4 लिफाफे बनेंगे प्रतिपूर्णों के, उनमें रखते जाइए ध्यान से। अब जैसे मान लिया सपोज़ करिए वोटिंग चलती रही और लास्ट में जो आपका ये चल रहा था बैलेट पेपर की गड्डी, उसमें मान लिया सपोज़ करिए वोटिंग क्लोज होने पर इतने क्रमांक तक यूज़ हो गया, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि इस गड्डी में से कितने यूज़ हुए। जैसे ये 8401 से स्टार्ट था और 8500 तक था, तो ये 8462 तक यूज़ हुआ। उसके बाद के मतपत्र बचे हुए, तो यानी कि इस गड्डी से 62 मतपत्र आ गए। अब मैंने क्या किया, 100 ये यूज़ हुए, 100 ये यूज़ हुए, 100 ये यूज़ हुए, 100 ये यूज़ हुए और 100 मैंने लास्ट के यहाँ पे दे दिए थे और 62 इसमें से यूज़ हो गए। सीधे आप टोटल करिए तो आपका सीधे 562 आता है। तो यानी कि को टोटल जो है 766 मतपत्र थे, जिसमें कि 562 यूज़ हो गए। और मेरे पोल बूथ पे 766 की वोटिंग ही थी, तो उतने ही एग्जैक्ट मतपत्र पड़े थे। इसका मतलब 562 की वोटिंग हुई। इससे परसेंटेज भी निकल जाएगा कितने % वोटिंग हुई और एग्जैक्ट पता लग जाएगा। अब यहीं पर आप क्या करिए, एजेंट के सामने अभी मत बताइए इसे, पहले आप क्षेत्र पंचायत सदस्य में भी इसी तरह से कर लीजिए। चांस की बात है, हमारे में PO2 ने बहुत अच्छा कार्य किया, तो 562 ही इसमें भी आए थे मेरे, और जिला पंचायत में भी 562 ही आए थे। अब आप डिक्लेयर कर दीजिए कि भैया 562 की वोटिंग हुई। PO1 से अगर आप पूछेंगे और उसने कहीं पर मान लिया महिला पुरुष में टिक करने में गलती कर दी है, मान लिया 560 या 559 इस तरह से निकला, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एजेंट जो सुन लेते हैं, नोट कर लेते हैं, वही फिर वहाँ पे काउंटिंग पे जाके वो हल्ला मचाते हैं कि हमें तो इतना बताया था, इसमें इतने कैसे निकले। तो इसलिए ये ध्यान रखिए, ये पूरा काम, ये पूरे दिन भर काम चलता रहेगा। बीच बीच में जैसे ही आपको वो प्रतिपूर्ण वापस करे, आप तुरंत जो है उसे लिफाफे में रखें और एंट्री कर दें। और इस तरह से जैसे ही वोटिंग कंप्लीट होगी, आप बस बची हुई गड्डी को देख कर ही तुरंत आप टोटल करके बता देंगे कि हाँ भाई कितने वोट पड़े हैं। तो ये तरीका आप ज़रूर फॉलो करें, जो मैं फॉलो करता हूँ। इससे देखिए आपका जो है मतपत्र लेखा बनाने में भी आसानी होगी। और अभी देखेंगे हम मतपत्र लेखा किस तरह से बनाना है, और साथ ही साथ जो है वो आपको आसानी से आप नंबर ऑफ़ वोटिंग बता सकते हैं। अगर इनमें कोई डिफरेंस आए, मान लिया यहाँ 562 होता, यहाँ 563 होता और यहाँ 564 होता, तो जो मैक्सिमम नंबर आया है 564, इतनी ही वोटिंग आप बताएंगे, क्योंकि 564 इसके मतपत्र गए, इसका मतलब 564 आदमी आया। अब इसमें यह है कि PO2 देना भूल गया है एक को, यहाँ भी एक को देना भूल गया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो मैक्सिमम नंबर जो है आप बताएंगे वहाँ पे कि इतनी वोटिंग आपकी पड़ी है। तो इस तरह से आप दिन भर जो है जितने मतपत्र देते रहें और जितने वापस प्रतिपूर्ण लेते रहें, उनकी एंट्री करते रहें और पोलिंग चलती रहेगी। आप देखें अगर PO2 का काम थोड़ा सा धीमा पड़ रहा है, थोड़ी उसकी हेल्प कर दें। वोटर वोट नहीं दे पा रहे हैं सही से, आप खुद खड़े हो जाएं, सील लेकर के, स्टैंप पैड लेकर के, मोहर लेकर के, उनको जल्दी जल्दी आगे पीछे मूव करते रहें। वो जैसा जिसकी जो हेल्प करनी है आप करते रहें साथ में। साथ ही साथ जो है हर 2 घंटे पर नोट करके अपना नोट करते रहें कि कितने वोटर ने डाला वोट, उसको पीठासीन की डायरी में भरते रहें। पीठासीन की डायरी भरना और ये चीज़ें मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। और अब बात कर लेते हैं जैसे चैलेंज वोट और टेंडर वोट की। तो देखिए चैलेंज वोट और टेंडर वोट जो है ऐसे ही निपटाने की कोशिश करिए उसमें।
नियम तो ये बहुत कुछ हैं, लेकिन व्यवहारिकता में कुछ चीज़ें फॉलो करी जाती हैं। जैसे मान लिया कोई अगर बहुत कम उम्र का लग रहा है बच्चा, तो उसको डांट के भगा दें, डांट से पूछने की कोशिश करें कि फर्जी वोट डालने आया कि नहीं, और चुपचाप भगा दें। ज़रूरी नहीं है या फिर वोट डालने ही दें, और ज़रूरी नहीं है कि प्रपत्र उससे वो भराया जाए, आयु के संबंध में प्रपत्र जो होता है। या चैलेंज वोट है तो चैलेंज वोट में आप उसको वोट ना ही डालने दें। अब चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए आप फीस लेंगे, ये लेंगे, वो दुनिया भर के प्रपत्र एक्स्ट्रा बनते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। टेंडर वोट का ये है कि अगर मान लिया सपोज चुपचाप को आईडी देख करके PO1 से कह दें कि वो आईडी बिल्कुल परफेक्टली चेक करके ही वोट डालने दे, तो इससे क्या होता है, फर्जी वोटिंग को भी हतोत्साहन मिलता है। लोग समझ जाते हैं कि भैया ऐसे वोट नहीं पड़ पाएगा, फर्जी नहीं डालने की ज़रूरत है। तो PO1 से कहें, बिल्कुल उसके पास काम कम है, तो इसलिए वो आराम से बिल्कुल ठोक बजा के जो है वो माता पिता का नाम पूछ ले, शक्ल मिला ले, मास्क हटाने को कहे, या जो भी है, मतलब कि बिल्कुल श्योर हो ले कि लोगों को लगे कि हाँ भाई ओरिजिनल काम हो रहा है। इसलिए फ़र्जी वोटिंग जो है वो नहीं होगी। तो टेंडर वोट से आप बचे रहेंगे। इन केस अगर एक दो आ भी जाते हैं तो आप उनका वोट पड़वा लें, और टिक जो है वो बाद में छोड़ दें उसके लिए कि वो बाद में हम कर लेंगे। बाद में लास्ट में फाइनल वोटिंग के बाद आप उसमें वो एडजस्टमेंट जानते ही हैं आप लोग, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी का भी जो वोट नहीं पड़ा उस पर फिर लाइन काट दें बाद में, उस टाइम पे उसका पड़वा लें। क्योंकि अगर टेंडर वोट्स की कार्रवाई करी गई तो फिर वो मतपत्र लेखा और दुनिया भर के तामझाम प्रपत्र और ये सब दुनिया भर का ये सब हो जाता है। और साथ ही साथ सबको बोल दें कि कोई भी गलती होने पर आपस में ही बात करें। कोई भी ऐसा ना हो कि वो चिल्लाने लगे कि अरे ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। क्योंकि आप चारों की टीम में से अगर कोई इस तरह से चिल्लाएगा तो मतदाताओं पे जो है वो उसका बुरा असर पड़ता है। वो समझते हैं कि कोई गड़बड़ हो रही है या क्या। मान लिया सपोज़ करिए PO2 ने मतपत्र मोड़ के दिया सही तरीके से, और वोटर जो है उसको उल्टा सीधा मोड़ के ले आया। अब मान लिया P3 चिल्लाने लगे कि तुमने कैसे मोड़ दिया है, तो मतपत्र गलत हो गया, तुम्हारा ये है वो है, वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो वो फिर बाहर जाके फिर लोगों से बोलेगा, और फिर बाहर लोग कहेंगे कि वो PO2 सही से मोड़ के नहीं दे रहा है, या फिर पीठासीन सही से काम नहीं कर रहा है, या हम इनका मतपत्र ख़राब हो गया, इनको दोबारा वोट डालने दो। मतलब अनर्गल बातें जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि लड़ाई की जड़ बनती हैं। तो इसलिए कोई भी कमी हो किसी भी पक्ष पे तो वो उसको आपस में सुलझाएं, न कि उसके लिए जो है वो आप चिल्लाने लगे वहाँ पे। दूसरा सुनेगा तो वो उसका गलत मतलब गलत सेंस में ले जाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि अगर मान लिया सपोज़ करिए दोपहर में दूसरी मतपेटी भी लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसमें कैसे काम करेंगे। तो देखिए, दूसरी मतपेटी जब आपको लगे कि पहली मतपेटी बिल्कुल भर चुकी है और आधे वोट लगभग पड़ चुके हैं पूरे, तभी आप दूसरी पेटी जो को है यूज़ में लाएंगे। दूसरी पेटी को भी सील करने की वही कार्रवाई है जो सुबह उसको करी थी। उसमें भी वही पते की चिट, पेपर सील और ये सब चीज़ें इसमें यूज़ होंगी, और आप उसको जो है वो उसी तरह से बना करके और फिर एकदम से PO3 के सामने नई वाली रख दें, पुरानी वाली साइड कर लें। अब पुरानी वाली को जो है मैंने पेटी सील करना भी आपको बता रखा है, उसी तरह से आप सील करते रहें। वोटिंग बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, क्योंकि PO3 के सामने से एक आपने हटाई मत पेटी और दूसरी रख दी है बस। इधर एजेंटों के सामने आप अपना जो है वो पहले सीलिंग करेंगे दूसरी पेटी की, फिर वो रख देंगे और पहली पेटी को वापस जो है वो सील करना स्टार्ट कर देंगे। तो सीलिंग के प्रोसीजर भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है, उसी तरह से आप पहली वाली सील करके एक साइड में रख देंगे। उनसे कह दें कि भाई तार देखो बांध दिया है, और लाख वाख सब एक साथ शाम को लगा देंगे दोनों पे, तो वो मान जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है उसमें। आइए अब देखते हैं कि पीठासीन की डायरी को कैसे भरा जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। और भी कई प्रपत्र हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये दिन भर में आप जो है वो भरते रहेंगे, उनको अपने साइन वाइन करते रहेंगे, और प्रतिपर्णों को जो है लिफाफों में रखते रहेंगे। बचे हुए मतपत्र तो शाम को ही रखे जा सकते हैं, लेकिन प्रतिपर्ण जो है वो आप मेंटेन करते रहेंगे उसके। देखिए, मतदान हेतु मतदाताओं की पहचान के संबंध में विकल्प से रिलेटेड एक कागज़ आपको मिलेगा। इसे आप जो है सुबह सुबह बाहर चिपका दें, और इसमें जैसे कई ज़्यादातर लोग आधार कार्ड ही लाते हैं या वोटर ID लाते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई एक ना लाए तो और कुछ और चीज़ लेकर चला है, तो फिर उस केस में आप जो है उससे कह देंगे भाई देखो ये चीज़ हैं, यही चलेंगी। और इसमें जो है वो राशन कार्ड में जो है केवल परिवार के मुखिया का फ़ोटो होता है, तो राशन कार्ड तभी चलेगा जब परिवार का मुखिया जो है उसके साथ आएगा, ठीक है ना। सभी सदस्य एक साथ आएँ और उस केस में जो है मुखिया कहे कि हाँ भाई ये हैं, तो उस केस में उनका पड़ेगा, अलग अलग नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखें आप कि थोड़ा स्ट्रिक्टनेस बरतें, हर एक का नहीं ऐसे बिना फ़ोटो के आप पढ़वाने लगे मत, नहीं तो फिर इतनी फर्जी वोटिंग होने लगेगी कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, पता लगा 100% वोटिंग हो जाए। देखिए, चैलेंज वोट हालांकि आपको नहीं देना है, लेकिन इसके बारे में डिटेल आपको बुकलेट में भी मिल जाएगी। मैंने भी यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, और आप इसको पॉज करके थोड़ा सा देख लें इसके बारे में। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सब काम नहीं करने हैं आपने, इनसे बेवजह बवाल होगा और आपका दिमाग भी डाइवर्ट होगा, ठीक है ना। तो इसको, और इसका प्रपत्र जो है देखिए, ये प्रपत्र है नीचे आपत्तिकृत मतों की सूची, और बस इसमें क्या करेंगे आप, कुछ मत भरिए, बस सीधे एक लाइन खींच के नील लिखिए यहाँ पे और साइन अपने कर दीजिए, स्थान दिनांक डाल दीजिए,
ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत में कहीं पर एक गांव का नाम डाल दीजिए, बस ख़त्म, बाकी उसमें कुछ नहीं करना है। निक्षेप की धनराशि तो ये भी जो है वो इसमें भी आप नील करके और इसका पीठासीन अधिकारी का नाम, हस्ताक्षर वगैरह डाल दें। ये कोशिश करिए ये सब चीज़ें ना ही हों। और अगर मान लिया सपोज़ करिए कोई चैलेंज वोट में मान लिया सपोज़ गलत पाया गया, फर्जी वोटर पाया गया, तो थाना प्रभारी को शिकायती पत्र ये भी जो है वो नील करके आप जो है वो पीठासीन का दे रहेगा साइन करके। ये सब आप दिन में या एक दिन पहले ही जो है वो सब लिख के नील करके उनके लिफाफे जो हैं वो जिस तरह से बनाए जाने हैं वो सब चिपका लीजिए, सील कर लीजिए उसमें। इसके बाद टेंडर वोट क्या होता है, देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप इसको पॉज करके पढ़ लें। और अगर ये जारी करना पड़ा तो आप अंतिम गड्डी से, अंतिम क्रमांक से जारी किया जाता है। और क्या बोलते हैं, इसमें जो प्रोसीजर है वो देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये पढ़वाना बहुत ही लास्ट मोमेंट हो जाए, बिल्कुल एकदम बवाल मचने वाला है, कुछ भी होने वाला है। अदरवाइज़ PO1 अगर समझदार है, और मैंने तरीका भी आपको पहले बताया है इसी वीडियो में, तो उस तरह से आप इसको मैनेज कर लें तो ज़्यादा बेटर है। देखिए ये निवेदित मतों की सूची का प्रपत्र है ना, ये आप जो है इसको नील करके फिर भर लेंगे और वो एक दिन पहले ही जो है सील कर लेंगे। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर वगैरह इस तरह से हो जाएंगे। अगर कोई अंधा अशक्त मतदाता आ रहा है या आयु कम लग रही है आपको तो उसकी घोषणा करवाई है, तो उस केस में जो रूल्स हैं क्या करना है वो ये भी करा जाएगा। और इनसे रिलेटेड जो है देखिए दृष्टिबाधित और अशक्त मतदाताओं की सूची, इसे भी आप नील करके, भले ही कोई अशक्त आए और आप उसके साथ कोई आए, आप देने दीजिए वोट, लेकिन यहाँ पे नील करके आप अपने साइन कर लें। और साथी द्वारा की जाने वाली घोषणा ये भी नील करके जो है वो साइन कर लें, क्योंकि ये सब काम करवाने लगे तो आप इन्हीं के होके रह जाएंगे। आयु के संबंध में घोषणा, इसको भी नील करके आप एक दिन पहले इनके लिफाफे सब सील कर लें। आइए अब देखते हैं मतपत्र लेखा जो है वो किस प्रकार भरा जाना है। तो सबसे पहले तो ध्यान दे लीजिए कि 4 पदों के लिए अलग अलग मतपत्र लेखा बनेगा, और अगर उनके अंदर भी वार्ड हैं, जैसे सदस्य क्षेत्र ग्राम पंचायत में मान लिया 3 वार्डों में चुनाव हो रहा है, तो उनके लिए भी अलग अलग मतपत्र लेखा बनेगा। तो ये पदवार पहले, तो फिर पदों के अंदर अगर वार्ड्स हैं तो वार्डवार भी बनता है। और साथ ही साथ हर मतपत्र लेखा 2 प्रतियों में बनेगा। एक प्रति जो है वो सील करके जो है वो मतपेटी के ऊपर बांधी जाती है, ये चीज़ कहीं लिखी नहीं होती लेकिन ये होता है। और दूसरा जो है वो आपको खुले लिफाफे में देना पड़ता है सांविधिक लिफाफों के साथ। तो इसलिए 2 प्रतियों में इसे बनाएंगे और एक मतपेटी के ऊपर बांध के पहले ही देंगे। और कभी कभी तो ऐसा करते हैं कि अगर 2 मतपेटी यूज़ हुई हैं तो 3 कॉपी बनाइए, हर मतपेटी के ऊपर जो है वो ये बांधिए। भले ही दोनों मतपेटियों का कंबाइंड लेखा है, लेकिन आपको वो कहेंगे कि दोनों मतपेटी के ऊपर बांध के दो। तो इस तरह से आप ये चीज़ पहले करें ताकि वहाँ पे जमा करते टाइम जो है वो आपका ज़्यादा समय न लगे। इसमें देखिए ऊपर एंट्रीज़ कर देंगे आप, मतदान स्थल क्रमांक वगैरह लिख देंगे। अब देखिए कि मतदान स्थल के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या। तो जो कागज़ आपने बनाया था शुरू में, कितने क्रमांक से कितने क्रमांक तक आपने प्रतिपर्ण लिए या जो भी है, अगर आपने क्रम से बिल्कुल मतपत्र मिले हैं 1 से लेकर के और सीधे जैसे 700 तक, तो फिर आप यहाँ पे क्रम संख्या यहाँ से यहाँ तक टोटल 700 लिख दीजिए। अगर मान लिया सपोज़ 2 तरह के मिले हैं तो आप नहीं आ पाएगा वहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए। और अगर ज़्यादा ही आपको बिल्कुल एकदम अलग अलग तरह के क्रम दे रखे हैं तो यहाँ पे आप लिख दीजिए डिटेल्स नीचे हैं, और यहाँ पे आप जो है डिटेल्स अलग से बना के पूरी लिख दीजिए कि 4 तरह के मतपत्र टोटल इतने 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 क्रमांक से, और तब जाके 700 हुए। इसके बाद में उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या, कितने क्रमांक से कितने क्रमांक तक, जो मैंने कागज़ बनाया था कि मेंटेन करिए दिन भर, जिसमें कि जो प्रतिबंध ले लिए या फिर ये गड्डी दी, उससे बड़ी हेल्प मिलेगी आपको। इतने क्रम संख्या से इतने क्रम संख्या तक कुल इतने यूज़ नहीं हुए। डिटेल आप आ रही है तो लिख दीजिए, 2-3 लाइनें तो यहाँ लिख दीजिए, और ज़्यादा लाइनें हैं तो फिर उसके बाद नीचे अलग से दे दीजिए, यहाँ लिख दीजिए डिटेल्स नीचे हैं। कितने मत उपयोग में लाए गए, तो इसमें से ये घट जाएंगे, तो इतने उपयोग में लाए गए मतपत्र। अब इसमें बात आती है कि कुछ ख़राब तो नहीं हो गए या टेंडर में तो नहीं चले गए, तो ये सब आपने नील कर ही रखा है, तो सब आप यहाँ पे नील कर दीजिए, टोटल इनका सबका नील आ जाएगा। अब टोटल जो मतपत्र डाले 700 में से मान लिया 500-550 डाले, तो 550 माइनस नील यानी कि 550 यहाँ पे आ जाएगा, इतने मतपेटी में मत पड़े। अब यहाँ पे आप अपने साइन और ये सब एंट्रीज़ कर देंगे और इस तरह से मतपत्र लेखा तैयार हो जाएगा। तो जितना आप मतपत्रों के क्रम को सही से लिख करके और उस हिसाब से एक कागज़ पे मेंटेन रखेंगे, उतना ही आसानी से आपका यहाँ पे मतपत्र लेखा बनेगा। इसी तरीके से हर पद का और हर वार्ड का अगर अलग अलग है तो ये मतपत्र लेखा आपका तैयार हो जाएगा। ये वोटिंग के बाद ही हो सकता है, उससे पहले नहीं किया जा सकता।
आइए अब देखते हैं पीठासीन की डायरी एक महत्वपूर्ण प्रपत्र है जिसको कि आपको दिन भर में भरना रहता है। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, थोड़ा बहुत आप शुरुआत में भी भर सकते हैं, बाकी ये कंप्लीट तो तभी हो पाएगी जब वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। देखिए विकासखंड का नाम और ये सब एंट्रीज़ जो हैं वो आप आराम से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतदान स्थल किस प्रकार के भवन में है ये सब लिख देंगे। अब आता है जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अंतर्गत नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में आपके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम और पता यदि कोई हो और नियुक्ति का कारण। देखिए डीएम ने आपके साथ PO 1, 2, 3 भेजे हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई मान लिया घटना स्थल पर मतदान के टाइम पे जो है कोई बेहोश हो जाता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, एकदम से तबीयत खराब हो जाती है, तो उस केस में गांव के ही किसी आदमी को, आसपास के आदमी को आप जो है वो मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, ये आपकी पावर है। तो इस केस में क्या होगा, पहले आप देख लें कि वो किसी का एजेंट ना हो, किसी प्रत्याशी के पक्ष में ना वो हो, और उसके बाद जो है आप उसे कर्तव्य निष्ठा की एक शपथ दिलाएंगे। उसका प्रपत्र हालांकि है नहीं है आप इसमें, लेकिन आप उसको एक कागज़ पे लिख लेंगे कि मैं जो है वो सत्यनिष्ठा के साथ और निष्पक्ष रूप से जो है वो चुनाव कार्य करूँगा, और इसको कहते हैं निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र। असांविधिक लिफाफों में ये जाएगा, अभी आगे आएगा, मैं बताऊँगा आपको। और ऐसे आदमी का जो है नाम, पदनाम, पता का और कारण जो है किसकी तबीयत ख़राब हुई और क्या करना पड़ा, वो सारी डिटेलिंग यहाँ पे आती है। कभी कभी ऐसा होता है PO 2 अगर महिला है, उसका हस्बैंड आया है साथ में या उसका भाई आया है, तो लोग उसे भी बैठा देते हैं उसके बगल में, तो आप उसको जो है वो कर्तव्य निष्ठा की एक शपथ दिला के रख लें साथ में प्रपत्र, ताकि अगर बीच में कोई बवाल होता है कि ये आदमी कौन बैठा है, कैसे बैठा लिया आपने, कोई अधिकारी पूछने लगता है, तो उस केस में आप कर्तव्य निष्ठा की वो जो शपथ है वो दिखा दें कि भाई ऐसा है कि इनके कार्य में देर हो रही थी तो इसलिए मैंने इनको अपॉइंट कर लिया। इसके बाद उपयोग में लाई गई मतपेटिकाओं की संख्या और नंबर, 1 यूज़ हुई तो 1, 2 यूज़ हुई 2, नंबर क्रमांक है तो डाल दें इस पर। अब देखिए प्रत्येक 2 घंटे में पड़ों की मतों की संख्या। इसमें कई लोग गलती ये करते हैं कि 7 से 9 तक अगर हमारे 100 वोट पड़े, फिर 9 से 11 तो 11 बजे तक के डाल देते हैं वोट्स, 11 बजे तक जैसे 205 पड़ गए, ये नहीं करना है यहाँ पे। 7 से 9 में कितने पड़ गए हैं वो यहाँ डालने हैं, और फिर 9 से 11 में 90 और पड़ गए वो डालने हैं। फिर ब्रैकेट में भले ही आप टोटल दिखा दें कि हाँ भाई देखो टोटल 190 हो गया। 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5। अब यहाँ पर चूंकि ये इलेक्शन जो है 6 बजे तक हो रहा है, तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप 3 से 6 कर लें और उसका फिर यहाँ पे डाल दें, क्योंकि नीचे लिखा है देखिए प्रारंभ और समापन के नियत समय के आधार पर आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। कभी कभी वोटिंग जो है 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है, शाम के जो है वो 5 बजे तक रहती है, जाड़ों के टाइम में, गर्मियों में शाम के 6 बजे तक हो जाती है, तो वो टाइमिंग चेंज करे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं या मतदान करने वाले मतदाताओं का विवरण। ये एक दिन पहले आप क्या करेंगे, PO 1 से कहिएगा कि आपके जो टोटल वोटर नंबर तो मालूम है आप, उनमें से महिला कितनी है गिन लें, उस महिला की संख्या को इसमें से घटा के पुरुष की संख्या पता लग जाएगी, तो ये काम जो है उस दिन का हल्का हो जाएगा। अब वोटिंग जिसमें हुई है तो कितने पुरुषों ने डाला, कितने महिलाओं ने डाला, तो PO 1 से आप तुरंत नोट ना करें, क्योंकि हो सकता है उसने टिक लगाने में कोई गलती कर दी हो, तो आप इस चीज़ को जो है बाद में जब PO 1 के साथ मैचअप कर लें अपना जो है मतपत्रों की संख्या और उसके टिक की संख्या, तब उसके बाद इस महिला पुरुष को भरें यहाँ पे, और टोटल वोट्स जो हैं वो जितने दिए वो इसके बराबर आने चाहिए, और अलग अलग इसका परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे देखिए PO 1 के सिग्नेचर भी होने हैं, मतलब ये उसकी जिम्मेदारी है एक तरह से मेंटेन करना। इसके बाद देखिए मतदान के दौरान प्रत्याशियों और अभिकर्ताओं की जो है वो उपस्थिति क्या थी, तो देखिए मतदाताओं जो प्रत्याशियों की सूची है उससे तो आपको कितने प्रत्याशी हैं लड़ रहे हैं ये पता लग जाएगा, और उसके बाद जो है उनके अब एजेंट कितने हैं, तो जो कागज़ शुरू में मेंटेन करा था मैंने बताया था आपको कि एजेंट की इन्फॉर्मेशन लेके लिख लें, उसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो प्रत्याशी मौजूद रहा तो वो उसका लिख दीजिए। प्रधान के रूप में तो प्रत्याशी मौजूद रहते ही हैं, और अगर मान लिया BDC और जिला पंचायत का है तो उनके एजेंट हो सकते हैं, या प्रधान के भी एजेंट हो सकते हैं, उनकी संख्या आप यहाँ पे लिख लें। दृष्टिबाधित वगैरह में आपने नील का रखा है वो नील कर दें, आपत्तिकृत मतों में भी नील, राशि में भी नील, टेंडर वोट नहीं डाले आपने नील कर लीजिए, और स्थगित करना पड़ा मतदान तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी तो नील कर दीजिए। अंतिम मत का समय तो वो डाल दीजिए यहाँ पे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण घटना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें कोई भी ज़्यादा कहानी लिखने की बजाय केवल इतना लिखें, मतदान शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से चला, बस ये चीज़ ARO आपसे ज़रूर मांगेंगे। अगर आपने लाइन नहीं लिखी तो वो कहेंगे इसे लिख के लाओ, तो ये आप पहले ही कर लें तो ज़्यादा बेटर है। स्थान, दिनांक, हस्ताक्षर डाल लें, सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी पत्र मुद्रा लेखा के बारे में। जब दूसरी मतपेटी सील हो चुकी है तब आप पत्र मुद्रा लेखा भी बना लेंगे, और इसमें देखिए क्या है, जारी की गई पत्र मुद्राओं की संख्या,
यानी कि कितनी, मान लिया 6 मिली थी आपको क्रमांक इतने से इतने तक की, उसमें यूज़ कितनी हुई, तो 2 मतपेटियों में 2 ही यूज़ हुई होंगी, तो 2 और क्रमांक इतने इतने की यूज़ हुई। बची कितनी, 4 बची आपकी, और क्रमांक उनके यहाँ नोट कर दें। इनमें कोई डिफरेंस है तो नील कर, नहीं है डिफरेंस तो नील करके साइन इन कर दें। और अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस क्यों आया होगा देख लीजिए। अगर आपने 6 में से 2 यूज़ करी, लेकिन एक यूज़ करते टाइम एक फट गई थी तो वो क्षतिग्रस्त हो गई, तो फिर यहाँ पर 6 में से 2 यूज़ हुई हैं मतपेटियों में, लेकिन बचेंगी आपके पास केवल 3, क्योंकि एक क्षतिग्रस्त हो गई। तो यहाँ पे बता देंगे कि एक जो है क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सज़ा नहीं होने जा रही है आपको, आप इसमें क्लियर लिख दें एक क्षतिग्रस्त हो गई। अब ये पत्र मुद्रा लेखा का एक अलग लिफाफा बनेगा, ये भी आपका जो है असंवैधिक लिफाफा है। और जो बची हुई पत्र मुद्राएं हैं वो भी आपकी एक लिफाफे में रखी जाएंगी खुले में, और वो भी आपका असंवैधिक लिफाफा बनेगा। तो ये चीज़ भी आप वोटिंग कंप्लीट करने से पहले ही कर लेंगे। इसके बाद देखिए 2 आपके चीज़ें और हैं। एक तो है मतदान की सूचना, कितने बजे कितने क्या क्या वोट पड़े, ये सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए, इसके आपसे कोई मतलब नहीं है। और एक आगंतुक पत्रक होता है, मतलब विजिटर शीट होती है कि कौन कौन आपके मतलब आया, सेक्टर मजिस्ट्रेट आए कि जोनल मजिस्ट्रेट आए, उनकी कब कब आए, क्या क्या, वो उनके सिग्नेचर। तो ये चीज़ वैसे नहीं निकलती है उसमें पीठासीन के थैले में, तो इसको आप एक कागज़ पे हल्का सा इस तरह से खींच लेंगे, और जब भी कोई आता है अधिकारी तो आप उसके साइन करा लेंगे। तो ये मैक्सिमम बातें जो हैं मैंने कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी कुछ अगर छूटता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं उसको कवर करने की कोशिश कर दूंगा। और अब जो है हम देख लेते हैं कि जब आपने ये सब वोटिंग कंप्लीट करा दी, मतपेटी जो है सील करा दी, और मतपेटी सील कराने के बाद आपने जो है वो टोटल वोट्स कितने पड़े वो भी नोट करा दिए एजेंट्स को, सामान सारा पैक किया आपने, और अब आप अपने निर्धारित वाहन से और लौट आएंगे जहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाया गया है। हो सकता है जहाँ से रवाना हुई पार्टी वहीं स्ट्रांग रूम हो सकता है कहीं पे और बना दिया हो, तो वो सिचुएशन वाइज डिपेंड करेगा जैसा जैसा हो। जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तब आपको लिफाफे किस तरह से मेंटेन करने हैं, तो उसके बारे में सबसे जो मूल मंत्र है मैं वो बता दूँ आपको। चाहे आपको ट्रेनिंग में कुछ भी बताया गया हो, चाहे इंस्ट्रक्शंस बुकलेट में कुछ भी लिखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिफाफे हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, जोर देकर बता रहा हूँ, लिफाफे हमेशा रिसीट मेमो के बेस पे बनते हैं, उसी के बेस पे बनते हैं, उसी के बेस पे जमा होते हैं। तो जो जैसे जमा होना है, जिस पे हमें रिसीविंग मिलनी है, क्यों ना उसी तरह से लिफाफे बनाए जाएँ। तो देखिए रिसीट मेमो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का होता है। देखिए रिसीट मेमो होता है और 3 प्रतियों में दिया रहता है पीठासीन के थैले में। आप जो है तीनों प्रतियों में इसको तैयार कर लें और जो एंट्रीज़ है वो कर लें। इसके बाद ये तीनों प्रति लेकर आप एआरओ के पास जाएंगे। लिफाफे कैसे बनाएंगे पहले वो देख लीजिए। सांविधिक लिफाफों में सबसे पहला है देखिए सील बंद आवरण, जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति हो। तो आपने एंट्रीज़ जो है मैंने बता ही रखा है आपको, स्लिप्स वगैरह या आप हाथ से लिख लें, और एक लिफाफा छोटा सा बनेगा ये, और उसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति आप रख देंगे और सील कर देंगे उसे। इसके बाद प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों के साथ साथ निविदित मतपत्रों के प्रतिपर्ण, जितने बैलेट पेपर यूज हुए सबके प्रतिपर्ण इसमें रखे जाएंगे। अब ये आपका प्रधान के लिए एक बनेगा, एक सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, चारों के लिए एक एक बनेगा, यानी कि ये लिफाफे टोटल 4 बनेंगे। इसके बाद प्रतिपर्णों सहित ऐसे मतपत्र जो हस्ताक्षरित हैं किंतु प्रयुक्त नहीं किए गए, ये भी 4 बनेंगे आपके। ध्यान दीजिए ये पदवार बनने हैं, अगर वार्ड है अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक में डाल दीजिए। पदवार बनने हैं, वार्डवार नहीं बनने हैं। फिर निविदत्त सहित ऐसे मतपत्र जो प्रयुक्त न किए गए हों, यानी कि अहस्ताक्षरित हों, उनके 4 फिर अलग लिफाफे बन जाएंगे। इसके बाद जिसमें निविदत मतपत्र और उनकी सूची हो, ये आप नील करके सील कर देंगे। ये एक दिन पहले ही सील कर सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रद्द किए गए मतपत्र ये भी नील करके सील कर दीजिए पहले ही एक दिन। फिर अन्य रद्द किए गए मतपत्र ये भी नील करके सील कर दीजिए पहले ही एक दिन। उसके बाद अप्रयुक्त मतपत्रों को लिखने का लिफाफा, देखिए अप्रयुक्त तो आपने ऊपर रख ही दिए हैं, लेकिन इसको भी नील करके आप एक लिफाफा बना लें, क्योंकि वो नंबर काउंटिंग करते हैं तो इसलिए नील करके कर लें, क्योंकि आपने सब उसमें रख दिए हैं। फिर मतपत्र लेखा का लिफाफा बिना सील किया हुआ, ये पदवार वार्डवार जितने भी होंगे 6-7 जो भी बनेंगे, सील्ड मतपेटिका और पीठासीन के अधिकारी की डायरी बिना सील की हुई, ये चीज़ें जो हैं वो एक एक करके वो आपसे लेता जाएगा और टिक करता जाएगा। तो इसी ऑर्डर में बना के, इसी तरह से बना के आप ले जाएं उसके सामने। इसके बाद देखिए असंवैधिक लिफाफों में क्या होता है। असंवैधिक लिफाफों में निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न प्रतियाँ, देखिए एक तो चिन्ह लगा लिया आपने, तो वो तो आपने सांविधिक में रख दी। एक आपने टांग दी थी वहाँ पे मध्य स्थल पे, तो बची आपके पास 3, अगर 5 मिली थी तो 3 बची। वो 3 प्रतियाँ आप इसलिए एक लिफाफे में रख के उसको गोंद से चिपका दें। ये सारे लिफाफे गोंद से चिपकेंगे, बस इसमें एक होता है जिसमें जो है वो आपत्तिकृत मतों की सूची
ये सील होता है, बाकी सब जो है वो गोंद से ही चिपकते हैं। मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र सुबह आपने इकट्ठा कर लिए थे, उनको लिफाफे में रखे वहीं अपना गोंद से चिपका लीजिएगा दिन में ही, ये तो काम सुबह ही हो सकता है। आवरण जिसमें निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र हों ये भी नील करके सील कर लीजिएगा पहले ही। आपत्तिकृत मतों की सूची ये भी नील करके सील, दिव्यांग वाला भी नील करके सील कर लीजिए। आयु और आपत्तिकृत मतों के संबंध में रसीद बही ये सब नील करके एक दिन पहले ही चिपका लीजिए। फिर प्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पत्र मुद्राएं, देखिए प्रयुक्त नहीं अप्रयुक्त होगा, गलत लिखा है यहाँ पे, तो अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त मुद्राएं एक पे उसमें रख के गोंद से चिपका दीजिए। और अवशेष पत्र मुद्रा जो बची हैं उनको बिना सील किए हुए रख दीजिए। ये लिफाफा वो देखेंगे, चेक करेंगे सील जो बची हुई है। और अन्य घोषणाएं का लिफाफा, अन्य घोषणाओं में आपकी वो आ जाएंगी जो आपके सुबह जो है एजेंट के सामने खोल के दिखाया था आपने, फिर अनुवर्ती मतपेटियों के टाइम पे और मतदान के अंत में जो घोषणा हुई है, 3 प्रपत्र वो जो हैं घोषणाओं वाले वो जो है इसमें रख देंगे आप, और गोंद से चिपका के ये सब एक एक करके दे देंगे। साथ ही साथ ARO टेबल पे आपको धातु की सील भी देनी होगी। ये सारी चीज़ें देने के बाद आप जो है थैला लेकर के जाएंगे वहाँ पर जहाँ से आपको थैला मिला था वहाँ पे आप वापस कर देंगे। वो चाहे तो वो कर सकते हैं कि आपकी इंस्ट्रक्शन बुकलेट अलग से लाओ, एरो क्रॉस रबर स्टैंप अलग से लाओ, ठीक है ना, धातु की पत्ती पुशर अलग से लाओ, धारदार पत्ती जो मतपत्र फाड़ने के लिए अलग से लाओ, अमिट स्याही की शीशी अलग से लाओ, ये सब चीज़ें अलग अलग से भी, शुभचिन्ह चिन्ह की मोहर अलग से लाओ, ये सब चीज़ें अलग भी मांग सकते हैं, या थैला कुछ लोग सीधे पकड़ के थैला रख लेते हैं, तो ये थैला भी आपने दे दिया। मतपेटी अगर आपने दोनों यूज़ कर ली हैं तो वो तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक यूज़ करी है तो वो एक आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी वापस। तो वहाँ से थैला रिसीविंग का भी आपका साइन हो जाएगा, आपके ARO टेबल पे भी साइन हो गए। अब आप जाएंगे अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट पे और उनसे जो है वो बता के सारा, पीठासीन डायरी की आप फ़ोटो ज़रूर रखें अपने पास। मैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहले बताना भूल गया मैं, कि पीठासीन की डायरी की फ़ोटो खींच के रखें अपने पास, और जितने मतपत्र लेखा हैं सबकी फ़ोटो खींच के रखें। जब तक काउंटिंग होकर रिज़ल्ट नहीं जारी हो जाता है तब तक वो आप संभाल के रखें, आपसे कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। या पता लगा आपके किसी कागज़ में कोई बाद में फेरबदल कर दिया गया तो आप कम से कम बता सकते हैं कि नहीं जी एग्जैक्ट सिचुएशन ये थी, ये चीज़ बाद में चेंज करी गई है। फिर सेक्टर मजिस्ट्रेट से रिलीव होने के बाद जब आप फ्री हो जाएं तब आप अपने जो पोलिंग पार्टी के और मेंबर्स हैं उनको अपने जो है वो रिलीविंग दे देंगे उनको। देखिए आप इस तरह से मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र जारी करेंगे, इसका भी प्रपत्र उसमें लिख रखा है, और इसमें एंट्रीज भर के और अपने साइन कर देंगे, तो इस तरह से वो लोग भी आपसे रिलीव हो जाएंगे। सब अपने रिलीविंग सबके पास है, अब सारा काम आपका जो है वो ख़त्म हो चुका है। कुछ और बात है, मतदान स्थल पर किसी का आतिथ्य नहीं स्वीकार करेंगे। असल में रसोइये खाना बनाते हैं तो उसमें जो है वही खाना खाएंगे आप, या फिर अपने साथ कुछ ले जाएं। आजकल जो है वो कई सारी चीज़ें आती हैं, लैया चना जैसे पुराने ज़माने में लोग ले जाते थे, बजाय इसके आप जो है वो कई सारे तरह की नमकीन बिस्किट्स हैं जो रहते हैं, सही रहते हैं, आप उनको खाएं पिएं। और सभी के साथ समान दुर्व्यवहार करेंगे, दुर्व्यवहार थोड़ा गलत हो गया, व्यवहार होना चाहिए, समान व्यवहार करें। किसी एक ऐसा नहीं है किसी एजेंट से आप बड़ा प्यार से बात कर रहे हैं और किसी को दुत्कार रहे हैं, सबको आप एक समान रूप से बाहर बिल्कुल कमरे के भेज दें। सभी मतदानकर्मी सहयोग की भावना से काम करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कोई दोषारोपण न करें, निष्पक्षता अति आवश्यक है, और जो पीठासीन की हस्त पुस्तिका मिली है आपको उसका गहनता से अध्ययन करें। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो है, जो हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपूर्ण निविदत मतपत्र एवं उनकी सूची, मतदाताओं को जारी न किए गए मतपत्र, रद्द किए गए मतपत्र के अंतर्गत जो सांविधिक लिफाफे तैयार किए जाएंगे उसमें सदस्य ग्राम पंचायत के अंतर्गत सभी वार्डों के अभिलेख एक लिफाफे में, तथा ग्राम प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत से संबंधित अभिलेख पृथक पृथक लिफाफे में रखकर सील किए जाएंगे। पदवार बनेंगे ये, अगर वार्ड है उसमें तो उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, पदवार ज़रूर बनेंगे। तो इस तरह से पूरा जो ये प्रोसीजर है वो आपका वोटिंग का कंप्लीट होता है। मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश करी है काफ़ी कुछ, लेकिन कभी संपूर्णता तो देखिए कभी नहीं आ सकती है किसी काम में, कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा छूट जाती हैं। अगर मुझसे भी कोई चीज़ छूट गई हो तो उसे क्षमा करते हुए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताने का कष्ट करें, ताकि मैं उसके ऊपर अगर एक सेपरेट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा, और इससे रिलेटेड मैं एक प्लेलिस्ट बना दूँगा चैनल में, और कोई भी अपडेट होगी मैं उसी में वो डालता रहूँगा। इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई अन्य सुझाव है या कुछ है तो आप सादर आमंत्रित हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो 7376292424 है। कोई भी समस्या या कोई भी सुझाव अगर देना चाहें तो आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके सुझावों का हम सदैव आदर करेंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें।
ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे भी मिलती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।